Everyone, this is Abhilasha Dwivedi. Welcome to my channel. And to continue my efforts towards the society, I'm going to call specialists, experts time to time. And today we have Dr. Surupa Sharma. She is a great gynecologist, and as a special needs parent, we know how important this is. She has decades of experience in her kitty, and she can answer the questions which is concerned for all the special needs. And in general, जो pregnancy वो आसान नहीं होती किसी भी औरत के लिए. तो स्क्रीनिंग क्या होनी चाहिए, क्या वहां पे पॉइंट्स होना चाहिए जहां पे आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि यहाँ पे तो जाके डॉक्टर से मिलना चाहिए, या कई बार ऐसी चीजें भी होती हैं जो शायद कंसर्न नहीं. तो उन सब सवालों के जवाब हमारे साथ हैं देने के लिए डॉक्टर सुरूपा शर्मा. डॉक्टर सुरूपा, आपका बहुत बहुत स्वागत है. प्लीज आप बताइए कि प्रेगनेंसी आपके दृष्टिकोण में क्या है और कैसे ख्याल रखना चाहिए. Yeah. Yeah. Thank you, Abhilasha, and good noon. Hello, whatever. Okay. Actually, pregnancy क्या है ये हम लोग सब जानते हैं. Motherhood is the greatest pleasure of every woman, है ना? Fulfillment है, तो definitely we procure, है ना? हम जो हैं वो कैसे करते हैं, तो हमारी जो प्रोजेनी है वही हमें आगे लेकर जाती है. तो ईश्वर ने हमें बनाया और उन्होंने हमें ये क्षमता दी कि हम उनके रूप को अपने बच्चों में देख सकें. बेसिकली प्रेगनेंसी यही है ना? और एक कंजुगल लाइफ का भी हैप्पीनेस है. दैट इज व्हाट, मतलब मदरहुड का जो एक वे है दैट इज फ्रॉम प्रेगनेंसी. बट प्रेगनेंसी जो है वो हमेशा ऐसे तो प्लेजर है हमेशा, बट डेफिनेटली देयर आर अ लॉट ऑफ कंसर्न्स ड्यू टू लाइफस्टाइल, ड्यू टू मेनी थिंग्स. तो मैं एक्चुअली वही आज आपसे डिस्कस करूंगी. एंड सबसे पहले हम लोग जो हैं वो जो हमारे जैसे ही एक मदर प्रेग्नेंट होती है, सबसे इम्पोर्टेंट कंसर्न होता है हमारा बच्चा कैसा होगा, वो स्वस्थ होगा कि नहीं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से वो कैसा होगा. बिल्कुल, तो बिल्कुल. ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हम लोग को सोसाइटी में, कि हम लोग इस चीज पे डिस्कस करें और हम ये समझ पाए कि कैसे हम क्या कर सकते हैं. बेसिकली जो है, जो भी डिसऑर्डर्स आते हैं, हमारे पास अभी भी कुछ साइंटिफिक टूल्स हैं, कुछ स्क्रीनिंग एंड डायग्नोस्टिक मेथड्स हैं, जिससे कि हम थोड़ा उसको जो है मिनिमाइज कर सकते हैं या ऑलमोस्ट मतलब उसको निल भी कर सकते हैं. ठीक है. तो इसी को मैं मतलब मेनली हम लोग इसमें जो कवर करेंगे वो मतलब बेसिकली आई एम ए गायनेकोलॉजिस्ट, तो मैं उसी एंगल से कवर करूंगी. बिल्कुल. स्क्रीनिंग्स क्या क्या हो सकती हैं. हाँ, तो हम लोग जो कवर करेंगे वो हम लोग कवर करेंगे ऑटिज्म को, एंड डाउन सिंड्रोम को, एंड सेरिब्रल पैल्सी. ये जो मतलब तीन मेन है ना, इसको मेन कंसर्न करेंगे. ऐसे तो छोटे छोटे उसी में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, एनेनकेफले और भी एड ऑन होते जाएंगे. बिल्कुल. तो अभिलाषा, मैं जो हूँ अभी एक जो हूँ ना, आप लोगों को एक डिटेल में पहले एक थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ, इलेबोरेट कर देती हूँ. फिर जो भी कंसर्न्स होंगे आपके या आपके दर्शकों के जो हमसे कनेक्ट हो रहे हैं उन फीमेल्स के, तो आई एम रेडी टू आंसर. जो मुझे आता है वो अभी दूंगी, जो नहीं आता दैट आई विल रिसर्च एंड आई विल रिवर्ट. ओके, सो नाउ आई एम स्टार्टिंग. ओके, श्योर. तो आज जो हमारा मेन टॉपिक है और मेन कंसर्न है वो है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स. तो स्पेशल नीड्स क्या है बेसिकली? तो स्पेशल नीड्स क्या है बेसिकली? स्पेशल एजुकेशन नीड्स, है ना? एजुकेशन यहाँ पे सब कुछ आ गया, लाइफ स्किल से लेके, पढ़ाने लिखाने से लेके, अगर हमारा जो टॉयलेट ट्रेनिंग से लेकर एवरीथिंग. तो हमें ये देखना है कि कैसे जो हमारे स्पेशल नीड्स वाले जो बच्चे हैं, उनका हमारा जो नॉर्मल जो काउंटर पार्ट्स, जो नॉर्मल टिपिकल जो बच्चे हैं जिनका जीन में कोई दिक्कत नहीं है, उनसे वो कैसे डिफर करते हैं और हमें क्या इफर्ट डालने पड़ते हैं. तो सबसे पहले इसमें जो मतलब हाउ वी अकोमोडेट देम, मॉडिफाई देम, एडजस्ट देम, एंड हाउ वी ऑल्सो एडजस्ट विद देम, है ना? बिकॉज वो स्पेशल सर्कमस्टांसेस है. तो उसमें हमारा क्या है कि सबसे पहले हम उसमें ऑटिज्म पे ही आते हैं, वहीं से हम स्टार्ट करेंगे. ऑटिज्म जो है ना, दैट क्रिएट्स अ फिजिकल, कोग्निटिव, इमोशनल एंड सेंसरी इम्पेयरमेंट्स. मतलब क्या है? हमारा बच्चा फिजिकली भी डिफिकल्टी में है, उसकी अंडरस्टैंडिंग भी डिफिकल्टी में है, उसका जो कभी वो बच्चा कभी बोल, कुछ बच्चे होते हैं जो उसका एक वाइड स्पेक्ट्रम भी है, इसलिए उसको हम लोग ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी कहते हैं. तो डिफरेंट डिफरेंट उसमें प्रेजेंटेशन है ना?
तो उसमें बहुत ज्यादा वो रिपीटेटिव मूवमेंट्स करते हैं, मतलब मोर और लेस दे आर लॉक्ड विद इन देमसेल्व्स। ठीक है, तो उनका कैसे सोशल इंटरेक्शन पुअर है, क्या चीजें हैं, दो मतलब दे आर इंटेलिजेंट ऑल्सो, और समटाइम्स उनका मैथमेटिकल स्किल, म्यूजिक एंड टेक्निकल स्किल बहुत एक्सेलेंट होता है, अदर आई विल शेयर लेटर ऑन। तो हमें यही देखना है कि हमारा कहाँ पे उनका कम्युनिकेशन नीड्स, सेंसोरियल नीड्स, डेवलपमेंटल नीड्स या लर्निंग नीड्स जो है वो अफेक्ट हो रहा है, और हम उसको कैसे मतलब करेक्ट कर सकते हैं, या कैसे बेस्ट अपना दे सकते हैं और बेस्ट बच्चे का भी ले सकते हैं। तो बिल्कुल। एक्चुअली जस्ट आई वाज फ्लिपिंग ऑन इंटरनेट में, मैं देख सर्च कर रही थी जीनियस विद ऑटिज्म। तो आई विश टू शेयर, एक टर्म मुझे मिला, ऑटिस्टिक सेवेंट्स, मतलब या ह्यूमंस विद सुपर ह्यूमन एबिलिटीज, है ना। करेक्ट करेक्ट। तो मतलब जितना हम लोग, एक्चुअली मेरा भी परसेप्शन चेंज किया कि ऑटिज्म ऐसा नहीं है कि उसको लेके हम केवल रिटार्डेशन या लॉक्ड इन विद इन, अगर वही लॉक्ड विद इन जो है उसको अगर हम अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस करके उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में डाइवर्ट कर पाए बाय ऑलमाइटीज ग्रेस और आवर एफर्ट्स एंड साइंस एंड एवरीथिंग, तो दे डू वंडर्स। तो यस। मैंने क्या क्या उसमें नाम मुझे मिला, आई डोंट नो द रिलायबिलिटी एंड साइंटिफिक बेसिस ऑफ दीज नेम्स, बट दीज नेम्स रिफ्लेक्टेड, and these names were Elon Musk, Albert Einstein, Isaac Newton, Charles Darwin, Steve Jobs, in India Ramanujan, and a commoner Akshay Bhatnagar. मतलब ये जो स्पेक्ट्रम है, यू कैन जस्ट थिंक कि भाई बच्चे ऑटिस्टिक है, हम उसको स्पेशल करें, बट दे आर रियली स्पेशल अगर उनको पॉजिटिवली चैनलाइज करें तो, है ना। बिल्कुल। दे आर डिफरेंट, दे आर रादर बेटर देन अस इन मेनी केसेस इफ यू रिव्यू दीज पीपल, ओके। तो ये मुझे एक मिला। फिर मैंने ऐसे ही जैसे साइंस में और चीजें मैं देख रही थी, तो आई सॉ कि मेल्स में बॉयज में 4 टाइम्स मोर कॉमन है। ठीक है ना, थोड़ा मैं रेशियोज भी लेके, थोड़ा साइंस भी लेके चल रहे हैं। जो हम्म। ट्विंस होते हैं ना, ट्विंस दो तरह के होते हैं, मोनोजाइगोटिक एंड डाइजाइगोटिक, है ना। मोनोजाइगोटिक है कि सिंगल स्पर्म है, सिंगल एग है। डाइजाइगोटिक है कि उसके दो मतलब एग्स हैं, दो स्पर्म है, तो उसके बाद वो डिवाइड करता है। तो जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस जिसमें 100% आपका जेनेटिक शेयरिंग होता है, उसमें 60 to 100% चांस होता है कि दोनों को जो है वो मतलब अगर एक ऑटिस्टिक है तो दूसरा भी होगा। जो डाइजाइगोटिक है उसमें 31% है, लेकिन और जो कई बार दीदी ये जो ट्विंस जो होते हैं उनमें से एक को हाँ होता है ऑटिज्म और एक को नहीं भी होता, हाँ, मोनोजाइगोटिक में भी। तो एक्चुअली 60 to 100% एक रेंज है। हाँ तो हाँ हाँ। जरूरी ये तो है, 100% तो जरूरी नहीं ना, 60% अगर हुआ तो एक को होगा, एक को नहीं होगा, है ना। राइट एंड राइट। डाइजाइगोटिक में तो 31% ही है, जो मतलब आपके दो जाइगोट जो बना रहे हैं, दो ओवम आ रहा है, दो स्पर्म आ रहा है, उसमें 31% ओनली इंसिडेंस है, और जो सिबलिंग मतलब सिंगलटन प्रेगनेंसी में 20% का इंसिडेंस है, और मेल्स में ज्यादा होता है। और सीवियर ऑटिज्म का जो रेशियो है मेल टू फीमेल वो 11:1 है। ठीक है। हम्म। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एक हमारा टर्म आता है फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, जो कि मेंटल रिटार्डेशन से रिलेटेड है, और ये भी काफी कुछ जो है वो ऑटिज्म से जो है वो रिलेटेड है, क्योंकि इसमें भी आपका डेवलपमेंटल डिले, लर्निंग डिसेबिलिटी, सोशल बिहेवियर प्रॉब्लम्स ये सब आते हैं, और ये मेंटल रिटार्डेशन का वन ऑफ द कॉमन कॉज है। तो हमें मतलब इन चीजों को मैं इसलिए ये अभी शुरू थोड़ा में सा बता रही हूँ। अगर एलैबोरेट करेंगे, फ्रेजाइल एक्स अभी सिंड्रोम। अभी कर रही हूँ मैं। फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम जो है ना, इसमें एक जीन होता है FMR1, उसी का म्यूटेशन होता है। तो इसमें क्या होता है कि ये भी जो है ना, इससे बच्चे जो होते हैं वो मेंटली रिटार्डेड होते हैं। ठीक है। और ये भी जो है मेल्स को ज्यादा, फीमेल्स को कम होता है, बिकॉज आई एम कोटिंग, क्योंकि लेटर ऑन जब मैं आपसे स्क्रीनिंग पे डिस्कस करूंगी ना, तो ये हम्म। पॉइंट्स आएंगे, दैट्स व्हाई आई एम इंट्रोड्यूसिंग दीज टर्म्स। ठीक है। श्योर तो श्योर। जो आपका फ्रेजाइल सिंड्रोम जो होता है, उसमें भी जो बच्चे होते हैं उनके बहुत बार ऑटिज्म होने के भी चांस होते हैं। ठीक हम्म। है, क्योंकि वो भी मतलब सिमिलर स्पेक्ट्रम ही ऑलमोस्ट लेके चल रहे हैं। ठीक है। अब आज हम लोग कुछ पहले रिस्क फैक्टर्स पे बात करें, जिसको कि हम लोग थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे एक हमारा जो आता है, ऐसे तो क्या है कि जो ऑटिज्म है उसका क्लियर कट जेनेटिक या कुछ भी क्लियर कट कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो इसमें जो कुछ चीजें, क्योंकि यहाँ पे कोई ना रेशियल बाउंड्री है, ना इथिकल मतलब इथनिक बाउंड्री है, ना सोशल बिहेवियर, कुछ भी कहीं कोई बाउंड्री नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो हम लोग कुछ कर सकते हैं वो है हमारा रिस्क फैक्टर में है, जैसे एज ऑफ पेरेंट्स। तो हमें देखना है कि जैसे जो रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ जो होता है वो नॉर्मली 30s के नीचे ही अच्छा है। ठीक है। और बट आज जो हमारा जो जनरेशन है, जो हम लोग सुपर विमेन है, तो करियर ओरिएंटेड एंड बहुत सारी चीजें तो लेकर हमारे जो है डिलेड मैरिज, डिलेड चाइल्ड बर्थ, तो पेरेंट्स का मतलब दोनों बॉयज हो गर्ल्स हो, है ना, कपल का जो लेट फैमिली प्लानिंग का जो हिसाब है, जो वो बाद में अपने बच्चे करते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं शायद इन चीजों को हमारे सामने ला रहा है।
ठीक है, और साइंस भी ला रहा है क्योंकि डायग्नोस्टिक टूल भी है, इसलिए भी सामने आ रहा है, बट इंसिडेंस बढ़ रहा है। करेक्ट। सेकेंड चीज जो है वो हमारे जो इम्पोर्टेंट है वो है फैमिली हिस्ट्री। तो फैमिली हिस्ट्री में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है कि नहीं, ये हम लोग जेनेटिक काउंसलिंग के दौरान या प्री कंसेप्शन काउंसलिंग, मतलब जब हमारा पेशेंट हमारे पास आता है कि हम प्रेगनेंसी प्लान करने जा रहे हैं, तो उस स्टेज पे हम लोग इन चीजों को वर्कआउट कर सकते हैं। अभी मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगी, जब स्क्रीनिंग में आएंगे तो यू कैन कनेक्ट द डॉट्स, ठीक है। उसके बाद आपका जैसे कुछ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो हो गया, जो कि अनएक्सप्लेन्ड भी है। स्मोकिंग ड्रिंकिंग तो देखो हर जगह है, ओबेसिटी हर जगह है, मतलब वो इन चीज पे तो हमें हमेशा ध्यान देना ही देना तो है, बोथ ठीक पेरेंट्स है। का स्मोकिंग ड्रिंकिंग या सिर्फ मदर का स्मोकिंग ड्रिंकिंग? नहीं, एक्चुअली जहां तक ऑटिज्म का है तो हम लोग ये मान के चलते थे कि मतलब मदर से ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है, फादर से वो ज्यादा आ रहा है। और अभी भी हमारा जो लिटरेचर है वो किसी चीज को मतलब बिल्कुल पिन पॉइंट नहीं कर पा रहा है कि दोनों का स्मोकिंग ड्रिंकिंग है। कहने का मतलब कि जो इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं तो जी। वो इन चीजों से भी आ सकते हैं, कुछ अनएक्सप्लेन्ड पॉल्यूटेंट्स भी जो कि एयर में हो वो हो सकते हैं। तो हमें उन चीजों को बिल्कुल पिन पॉइंट या कोरिलेट नहीं कर सकते, बट हमें ध्यान रखना है कि हमारी लाइफस्टाइल ठीक हो, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जेनेटिक्स से अगर कुछ हो रहा है तो उसको तो मॉडिफाई नहीं कर सकते, बट जो इन्वायरमेंट से हो रहा है उसको वी कैन मॉडिफाई। तो पिन पॉइंट नहीं कर सकते, बट रादर ऑटिज्म में क्या है कि फादर से जो जीन्स हैं वो ज्यादा, मतलब उसमें यू कैन कंसीडर कि उनसे ज्यादा प्रॉब्लम एज कम्पेयर टू मैटरनल, ठीक ओह। है। ओके। हाँ, तो आप देखना लिटरेचर से करना आप लोग, फिर आप मेरे को कम बैक करना, ठीक है। श्योर। इसी से जो है, जैसे इन्वायरमेंट में ही आप इंक्लूड कर लो, जिसमें एक तो मैंने अभी बोला कि ओबेसिटी, मतलब कि आपका जो बीएमआई है वो नॉर्मल रेंज में मेंटेन करने की कोशिश होनी चाहिए हर तरीके से, इसमें भी इम्पोर्टेंट है। कुछ सर्टेन डिजीज जैसे डायबिटीज है, प्रेगनेंसी जो है वो अपने जिस जेस्टेशनल एज का है उससे वो छोटा हो रहा है। बहुत बार जैसे सर्टेन इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे टॉर्च इन्फेक्शन हम लोग की लैंग्वेज में कहते हैं, ठीक है। जैसे उसमें क्या है, टॉक्सोप्लाज्मा है, रूबेला है, एंड साइटोमेगालो वायरस है। तो ये सब जो इन्फेक्शंस है ये सब भी बहुत सारे इफेक्ट्स डालते हैं। तो वैसे तो अलग है, बट हो सकता है कि वो इन्फेक्शन अगर मैटरनल इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर रहा है, वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि बच्चे को मतलब बिल्कुल क्लियर कट ना हो और स्टेज है। ये आपको जो भी मैं बता रही हूँ लिटरेचर बेस्ड है, हम पिन पॉइंट नहीं कर सकते। अगर मैटरनल फीवर का हिस्ट्री आ रहा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो वहां पे भी कुछ ना कुछ जो है वो हो सकता है कुछ ऐसा इंटरप्ले हो जीन में और जो बच्चे का जो जेंडर है, जीन, जेंडर या एनवायरनमेंट में जो उसका इंटरनल एनवायरनमेंट है, कि वो तीनों के इंटरेक्शन से जो है कुछ चेंजेस आ सकते हैं जो अनएक्सप्लेन्ड हो। इसके बाद हम लोग आ जाएं कि कहाँ पे हम लोग वर्क कर सकते हैं। तो वर्क फिर आ गया, जैसे आपका जैसे प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी में हम डाइट क्या ले रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो एक आयरन कैल्शियम प्रोटीन रिच डाइट है वो तो इम्पोर्टेंट है ही। एक छोटी सी फॉलिक एसिड, उसका रोल हर जगह है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में भी है, मैं अभी लिटरेचर देख रही थी तो ऑटिज्म में भी है। तो फॉलिक एसिड का जो फॉलिक रोल एसिड। है वो बेसिकली, हाँ फॉलिक एसिड, वो बहुत छोटी सी दवाई है, हर जगह अवेलेबल है, बट हमारे यहाँ क्या है, अवेयरनेस नहीं है, इग्नोरेंस नहीं है, पढ़े लिखे भी नहीं, बहुत बार डॉक्टर के पास इनिशियल 3 मंथ्स में है ना, दे रीच अस लेट। तो आइडियली क्या है कि फॉलिक एसिड को हम प्री कंसेप्शन काउंसलिंग, मतलब प्रेगनेंसी प्लान करने के 3 मंथ्स पहले ही स्टार्ट कर लेना चाहिए। तो उससे क्या है कि उसका ऑटिज्म में भी मैंने रोल देखा लिटरेचर में, एंड न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में तो डॉक्यूमेंटेड रोल है, ठीक है। वो भी हमारा आएगा भी आगे, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो कहने का मतलब क्या है, हमें अपना जो आयरन, कैल्शियम एंड फॉलिक एसिड का जो भी हमारा रिकमेंडेशन है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसको जरूर मीट करना है, अपनी डाइट को ठीक रखना है। तो मतलब ये है कि हम ऑटिज्म से भी कैसे कैसे अपने को सेव कर सकते हैं, उसमें इन चीजों का भी रोल है, ठीक है। इसके बाद क्या, प्रेगनेंसी स्पेसिंग जो है ना वो भी हमें देखना है, प्लस सर्टेन मेडिकेशन जैसे जो आपका सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, ये बेसिकली डिप्रेशन वगैरह में यूज होने वाली मेडिसिन है। तो इसका भी रोल, अब इसका रोल या तो मेडिसिन से रोल है, या फिर हो सकता है पेरेंट्स के जिनमें कुछ ऐसा हो जो कि मतलब कहीं डिप्रेशन और कहीं जो है वो ऑटिज्म के रूप में बच्चे मैनिफेस्ट कर रहा हो, कुछ कोरिलेशन हो, डॉक्यूमेंटेड नहीं है, बट हमारा उसका ये है कि एसएसआरआई जो है वो जो पेरेंट्स लेते हैं तो उसमें बहुत बार जो है ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं। अच्छा। तो हमें इन चीजों को देखना है। कुछ मिथ भी है कि जैसे फ्लू वैक्सीन का जो हम शॉट लेते हैं या जो हाँ, हम लोग ये ये बहुत लेते बड़ा मिथ हैं है, बहुत बड़ा मिथ। कोविड वैक्सीन,
कोविड, हाँ, तो उससे उसका कोई रिलेशनशिप नहीं है। बेसिकली क्या है कि ऑटिज्म में ब्रेन डेवलपमेंट जो होता है ना, वहीं पे प्रॉब्लम आती है। तो वहां पे जो प्रॉब्लम आती है तो होता क्या है कि जैसे इसको थोड़ा टेक्निकल हम समझें कि जो हमारा डीएनए है, तो डीएनए में मतलब जो कुछ प्रोसेस होता है बायोकेमिकल प्रोसेस, तो उसको एक प्रोसेस होता है मिथाइलेशन, एक होता है एसिटाइलेशन जो कि हिस्टोन में होता है। थोड़ा तो ये जो बायोसाइड्स है वो तो सारे समझ लेंगे, है ना। तो जो मिथाइलेशन एंड जो एसिटाइलेशन है, ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जो डीएनए के साथ होता है। तो उसी बेसिस पे डीएनए का अगर मिथाइलेशन इंक्रीज किया या डिक्रीज किया, इससे आपका बेसिकली ऑटिज्म से रिलेशनशिप है, ठीक है। तो ओके। इंक्रीज अगर करता है तो डुप्लीकेशन ऑफ जीन्स होता है, और अगर डिक्रीज होता है तो माइक्रो, इसको हम लोग माइक्रो डुप्लीकेशन और माइक्रो डिलीशन कहते हैं, ठीक है। तो ये जो माइक्रो है मतलब छोटा सा, मतलब जो डीएनए है, जो हमारा क्रोमोसोम है, उसके डीएनए के एक छोटे से पोर्शन में, छोटे रीजन में कुछ चेंजेस आएंगे, एंड वो ड्यू टू मिथाइलेशन, रीजन अनएक्सप्लेन्ड, है ना, हमें नहीं पता है, कोई पिन पॉइंट अभी तक लिटरेचर में नहीं आया कि इस कारण से ये हो रहा है। बट जो एबव मेंशन चीजें मैंने अभी आपको बताई, पॉइंट्स बताए, उसको लेके हमें कॉशस होना है, क्योंकि हो सकता है उससे प्रिवेंट हो जाए सॉर्ट ऑफ। तो ये जो मतलब, तो ये जो हमारा है ना कि कनेक्सिन एक जीन होता है जो कि हमारे न्यूरॉन्स को कनेक्ट करता है। जैसे हमारा बेसिकली तो ये ब्रेन पे अटैक है, तो न्यूरॉन्स जो होता है वो कैसे कनेक्ट होता है, तो उसका जो एक डिफरेंशिएशन होगा, फिर वो एक शेप लेके वो माइग्रेट करके एक पर्टिकुलर पे जाएगा, आपस में सिनैप्स बनाएगा, मतलब वो आपस में एक दूसरे से जोड़ लेगा, एंड फिर वो जो है इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है। तो ये जो वायरिंग है, ये यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आती है, जो जीन्स हमारे होते हैं वो टर्न ऑन या ऑफ हो जाते हैं, दोनों में। अगर इंक्रीज होगा तो मिथाइलेशन, अगर डिक्रीज होगा तो मिथाइलेशन। तो अगर इंक्रीज हुआ तो डुप्लीकेशन हुआ, डिक्रीज हुआ तो माइक्रो डिलीशन हुआ, है ना, कम हो गया। डिलीशन मतलब कम होना, डुप्लीकेशन मतलब डबल हो जाना। दोनों में क्या होगा कि हमारा जो है वो ब्रेन का कुछ, इसको हम लोग, इसके लिए एक टर्म है दैट इज कॉपी नंबर वेरिएशन, है ना। कॉपी नंबर वेरिएशन का मतलब हो गया कि बिल्कुल छोटे लेवल पे ये डुप्लीकेशन या डिलीशन हो गया। तो इसको आपने सुना होगा नंबर बहुत अलग ही हो गया, मतलब, नंबर वेरी कर हाँ, गया, नंबर तो गलत हो गया, अब वो किस नंबर रीजन से नहीं हुआ रहा। नहीं, हाँ नहीं, वो या तो डबल हो गया या वो डिलीट हो गया। तो जी। इन बोथ सर्कमस्टांसेस जो है ऑटिस्टिक मतलब डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन हो जाता है, ठीक है, और वो कनेक्शंस पुअर हो जाते हैं। तो उसमें मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम लोग डिस्कस करेंगे क्रोमोसोमल क्रोमोसोमल माइक्रोसोमल एनालिसिस, ठीक है ना। सीए में आपने शायद मुझे मतलब डिस्कस भी किया था पहले भी, सीए में। तो ये जो क्रोमोसोमल माइक्रोसोमल एनालिसिस है ना, ये बेसिकली ये एक टेस्ट है जो कि इसी कॉपी नंबर वेरिएशन को डिटेक्ट करता है। तो एक तो तरीका है कि जो हमारा ऑटिस्टिक बच्चा है या जो पेरेंट्स है उनमें हमने सीएमए कराया, और एक जो बेसिक तरीका जो अभी मैं डिस्कस करूंगी कि स्क्रीनिंग जो हम लोग करते हैं उसमें, जब अभी मैं बताऊंगी कि सीवीएस, कोरियोनिक विलर सैम्पलिंग और एमनियोसेंटेसिस, दो टर्म है। तो ये डेफिनेटिव डायग्नोसिस वाले हैं। स्क्रीनिंग का मतलब हुआ कि हमने प्रोबेबिलिटी निकाली, हम पक्की बात नहीं कर सकते स्क्रीनिंग पे, अच्छा, लेकिन जो डेफिनेटिव, हाँ, ये स्क्रीनिंग मतलब इंटरेस्टिंग है प्रोबेबिलिटी ना। निकली, हाँ, हाँ चांसेस, कितना चांस है कि हमारे बच्चे को जो है वो डाउन सिंड्रोम होगा या ऑटिज्म होगा या मतलब सेरेब्रल पैल्सी होगा, तो ये स्क्रीनिंग है, या न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होगा। तो स्क्रीनिंग में प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, कंफर्मेशन नहीं है, दैट इज ओनली स्क्रीनिंग, यू स्क्रीन द पॉपुलेशन, है ना, वो लेकिन जो बायोकेमिकल मतलब टेस्ट जो या जो अल्ट्रासाउंड। कॉमन परसेप्शन है, कॉमन परसेप्शन की हम्म स्क्रीनिंग हो गया और वो हम्म नेगेटिव है तो मतलब हाँ सब ठीक है, नो, ऐसा नहीं है। जरूरी नहीं है, नो नो, अरे दैट इज ओनली स्क्रीनिंग, दैट इज नॉट हम्म, कंफर्मेटरी। कंफर्मेशन आपका तभी होगा जब या तो बच्चा आपके हाथ में है, एंड किसी आपने कुछ देखा कि डेवलपमेंटल माइलस्टोन डिले हो रहा है, या कुछ आपने डॉक्टर को अप्रोच किया एंड फाइनल सीएमए हुआ, टेस्टिंग हुई, या उसके बिहेवियर से आपने डायग्नोज किया, तो वो तो कंफर्मेशन मतलब हुआ। और अगर कराना है कंफर्मेटरी तो सीएमए ही कराना है, नहीं तो हाँ जी, स्क्रीनिंग से कुछ वो खास कंफर्मेशन नहीं नहीं होने नहीं वाला। नहीं, स्क्रीन से ऑटिज्म का नहीं होगा, बट डाउन का होगा। डाउन्स का होगा। हाँ, अभी अभी और मैं सेरेब्रल बताऊंगी। पाल्सी का, सेरेब्रल पाल्सी का उसका उसका तो है नहीं होगा, बिकॉज वो मोस्टली जो है ना, वो आपका जो है वो इंट्रा पार्टम इवेंट है, मतलब लेबर के समय या थोड़ा सा मतलब लैटर ऑन प्रेगनेंसी, लैटर हाफ ऑफ प्रेगनेंसी में जो हमारा ना बर्थ एस्पेक्सिया या फिर ऑक्सीजन की कमी, हाइपोक्सिया, मतलब इंट्रा यूट्राइन हाइपोक्सिया अगर हो रहा है ना, तो उसको हम लोग स्क्रीन नहीं कर सकते, बट वो कोरिलेटेड है, दैट आई विल डिस्कस, जी ठीक है। अभी जी मैं बिल्कुल। बताऊंगी आगे कि कैसे लेबर में हमें मतलब सिजेरियन वर्सेस नॉर्मल डिलीवरी, ये भी एक मतलब बड़ा जी मतलब बहुत दूसरों बहुत जबरदस्त टॉपिक है बहुत ये भी। हाँ वायलेंट बहुत वायलेंट ट्रिकी है, क्वेश्चन है, बहुत बहुत, ट्रिकी है हाँ, कि बहुत कौन सा ट्रिकी बेटर है। क्वेश्चन है, बिकॉज आई विल डिस्कस
या ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब कि सीएमए का बड़ा इंपॉर्टेंस है, और सीएमए जो है ना वो आपको ऑटिज्म में कैसे उसका रोल है सीएमए का, कि एक तो भाई बच्चा है, आप पेरेंट्स का आपने कैरियोटाइपिंग से, कैरियोटाइपिंग को बहुत कॉमन टर्म है, आपने सुना भी होगा, बिल्कुल बट बिल्कुल। कैरियोटाइपिंग की प्रेडिक्टिव वैल्यू लेसर है एज कंपेयर टू सीएमए, दैट इज क्रोमोसोमल माइक्रोसोमल एनालिसिस, दैट इज बेटर टेस्ट। ठीक है। और इसको हम लोग जो कोरियोनिक विलर सैम्पलिंग मैंने आपसे अभी कहा है, एंड जी, ये जो बताया एमियोसिंथेसिस, एमनियोसेंटेसिस। हाँ। जो कि डेफिनेटिव टेस्ट है, मतलब इंट्रा यूट्राइन कंफर्मेशन हो जाएगा, है ना। तो उससे जो है हमारा डाउन तो बहुत अच्छे से कंफर्म होता है, और हमारा जो ये जो माइक्रो डिलीशन एंड माइक्रो डुप्लीकेशन जो है वो हम सीएमए भी उसमें कर सकते हैं। बट एक बहुत बड़ा बट है यहाँ पे, कि अगर आपने सपोज किए कि आपने अपने बच्चे के लिए आपने कोरियोनिक विलर सैम्पलिंग कराया या आपने एमियोसिंथेसिस कराया, एंड रिपोर्ट में पॉजिटिव आ गया कि माइक्रो डिलीशन है या माइक्रो डुप्लीकेशन है, तो यू कैन नॉट कंफर्म विद कन्विक्शन कि उसको ऑटिज्म है। अच्छा। यू गॉट माई पॉइंट। जी जी ये जी। हमें जेनेटिक तो हमने उसका जेनेटिक टेस्टिंग करा लिया, एंड वहां पे हमने उसको देखा, लेकिन यू आई कैन नॉट से विद कन्विक्शन कि भाई आपके बच्चे को बिकॉज ये माइक्रो डुप्लीकेशन या माइक्रो डिलीशन मिल रहा है तो उसको ऑटिज्म होगा ही, तो ये फिर नहीं कह उसका सकते। सिग्निफिकेंस क्या है, जो माइक्रो डिलीशन हुआ? सिग्निफिकेंस, ये जी। यू कैन से कि ये कभी रिसर्च का भी टॉपिक है, और हम लोग इसलिए करा रहे हैं कि ऑब्जर्वेशन से ही तो हो सकता है कभी हम ट्रीटमेंट पे भी लैंड करें ना। ऑब्जर्वेशन करते करते हो सकता है हम कभी स्क्रीन कर पाए, कभी पिन मतलब डायग्नोसिस पे, ट्रीटमेंट पे, या कोई नया रिसर्च आ जाए, कोई मतलब कहने का मतलब कि कोई नया प्रिवेंशन हम डिटेक्ट कर पाए, कोई हमारे पास तरीका आ जाए, तो इसलिए ये रिसर्च का मेन टॉपिक है। और अभी मैं कह रही हूँ जो है ना उसके लिए बेसिकली कोई स्क्रीनिंग नहीं, कोई डायग्नोसिस नहीं, मतलब एंटीनेटल, मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, है ना, आफ्टर तो सारा कुछ है, बट उसको प्रिवेंट करने के लिए हम कोई ऐसा स्क्रीन या सीवीएस जैसे हम बस उसको देख ऑब्जर्व कर सकते हैं, है ना। तो ये एक स्टडी का टॉपिक है, तो उससे हो सकता है फ्यूचर में हमारा कोई आंसर या कंक्लूजन मतलब हम लोग ड्रॉ नोट कर करके पाए। रख सकते हैं कि कुछ था या चेंज, और बिल्कुल इन्फॉर्म्ड रह सकते हैं, बट और नहीं, सर्टेनिटी के अगर आप साथ हम कुछ नहीं बोल नहीं सकते। कह सकते, इसीलिए वी कैन अच्छा। नॉट एडवाइस कि आप मतलब कोई एक डिसीजन लो, डिसीजन मेकिंग को हम गाइड हमें नहीं कर सकते, कि डायलमा रह जाएगा, है ना। लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि अगर हमें पता है तो आगे के लिए फ्यूचर में अगर वो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो हमें उन्हें किस तरह से गाइड करें, अलर्ट रहेंगे कि भाई अगेन हमें देखना है, मतलब स्क्रीन भी करना है, डेफिनेटिव डायग्नोसिस में भी जाना है, ठीक है। इसके बाद क्या है कि हमें नेक्स्ट जो समझना है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब मैं मेनली फोकस ऑटिज्म पे तो मैं नहीं फोकस कर सकती, वो नहीं बिकॉज नहीं, स्पेशल पेडिट्रिशियन नीड्स का इन और जनरल, वी आर मॉड्यूल है। फोकसिंग ऑन हाँ, स्पेशल नीड्स इन जनरल। लेकिन ऑटिज्म में जैसे मान लो कि जो फीमेल है ना, ऑटिस्टिक जी। फीमेल चाइल्ड, तो नेचुरली वो टीन होगी, फिर वो प्यूबर्टी में जाएगी, उसके मेंसेस होंगे, कल को उसका जो है वो मतलब ये मैरिज भी हो सकता है, एंड उसका जो है आपका मतलब सेक्सुअल लाइफ स्टार्ट होगा, ये सब। तो हमारा कहने का मतलब है कि हम बच्चों को कैसे मतलब ट्रेन करेंगे, बिकॉज डेफिनेटली इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर मदर एज वेल एज बच्चे के लिए भी है ना। तो हम उसको कैसे ट्रेन करेंगे? तो पहला तो एक चीज जो ऑब्जर्वेशन में देखा गया वो ये देखा गया कि जो भी ऑटिस्टिक फीमेल बच्चे जो हैं, टीन जो हैं, उनका जो ग्रोथ है, प्यूबर्टल चेंजेस, वो ऑलमोस्ट जो उनके नॉर्मल ये यस, है रही काउंटर होता पार्ट, है। उनसे 9.5 मंथ्स अर्लियर होता है, ठीक है। अच्छा। हम लोग प्यूबर्टी जो है मेनली जेनिटेलिया, प्यूबिक हेयर और एक्सिलियरी हेयर, है ना, और ब्रेस्ट डेवलपमेंट, इसी पे डिसाइड करते हैं। तो उनका जो है वो थोड़ा अर्लियर ही होता है, तो नेचुरली हमें उनको पीरियड्स अगर आते हैं, उनकी मेनार्की होती है, मतलब फर्स्ट टाइम पीरियड्स आते हैं, तो ये इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर मदर, एंड इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग फॉर द चाइल्ड, बिकॉज नॉर्मल बच्चे के लिए भी काफी डिफिकल्ट है, और जो ऑटिस्टिक है तो उसके लिए तो बहुत ही डिफिकल्ट है उस इमोशन को समझना, उस सेंसरी स्टिमुलेशन को ग्रास्प करना, है ना। तो हमें अपने बच्चे को इससे कैसे प्रिवेंट करना है, तो वो मैंने देखा कि हमें अपने बच्चे, जो हमारा ऑटिस्टिक चाइल्ड है, जो फीमेल चाइल्ड है, उसको बेटर प्रिपेयर करना है। कैसे करेंगे? तो केवल ऐसे बोलने से या एडुकेशन से तो नहीं होगा ना। तो बीइंग अ मदर जो है, हम उसको अपने बारे में बता सकते हैं, उसको किसी स्टोरी फॉर्म में बता सकते हैं, कोई उसकी अगर सिस्टर है तो सिस्टर के रेफरेंस से बता सकते हैं, कुछ वीडियो दिखा, क्योंकि हमें उसके ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा, अदरवाइज दैट विल बी हैवॉक फॉर हर, की भाई ब्लीडिंग हो रही है, कहीं क्या हो जाएगा, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, नहीं। तो ये सारी चीजें हमें उसको मतलब न्यू चेंजेस जो आएंगे मेनार्की के बाद, वो हमें उसे समझाने होते हैं।
फिर जो सेक्सुअल बिहेवियर है, गुड टच और बैड टच, जो जैसे हम अपने नॉर्मल बच्चे को समझाते हैं, वैसे हमें अपने उस बच्चे को भी समझाना कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है। तो इन चीजों को जो है ना, हम हमेशा जो है एक्शन हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बिकॉज वो नहीं समझ पाएंगे। तो उनके मतलब ब्रेन को और उनकी मेमोरी को रीइंफोर्स करने के लिए विल हैव टू यूज वीडियो, सेल्फ रेफरेंस, सिबलिंग रेफरेंस, अगर मतलब सिस्टर है तो इस तरीके से हमें उन्हें सारी चीजों की जानकारी ऑडियो विजुअल एंड इन एक्शन, है ना, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग जिसको कहते So हैं, उन्हें what देनी I पड़ेगी। know और already that मतलब हाँ, कि जो फिजिकली दे ग्रो, जैसे कि उनके नॉर्मल काउंटर पार्ट्स होते हैं, न्यूरोटिपिकल काउंटर पार्ट्स, तो मूड स्विंग्स जो या कई कई बार पीएमएस जो होता है सिम्टम्स, तो वो भी होता ही होगा। तो उसको डील करने होता के है। लिए तो कोई विटामिन या फिर कुछ ऐसे मेडिसिन हो सकते हैं जो कि उनको रेकमेंड किया जाए? बेसिकली मूड स्विंग्स के लिए तो नॉर्मल जो न्यूरोटिपिकल है उनके लिए भी कोई विटामिन नहीं है, बिकॉज दैट्स अ नॉर्मल फिजियोलॉजी। मूड स्विंग्स नहीं, आई मीन टू से जो प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन, प्री या मेंस्ट्रुअल पीएमएस, टेंशन जो हाँ। है, ये बहुत फैंसी वर्ड ये भी है आज की डेट में। जी जी और प्री बिल्कुल। मेंस्ट्रुअल टेंशन बेसिकली नॉर्मल है, बिकॉज हमारी बॉडी में जो हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होते हैं उनको हम लोग बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते। उसके लिए जो इनके न्यूरोटिपिकल पार्ट्स है उनको हम क्या एडवाइस करते हैं कि टेक इट इजी, ओके, वॉक करो, एक्सरसाइज करो, हाइड्रेशन अच्छा रखो, मतलब पानी खूब पियो, है ना, खाना पीना जो है वो फ्रूट बेस्ड डाइट लो, एंटीऑक्सीडेंट्स डाइट लो, मिल्क लो। मतलब कहने का मतलब जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है ना, एंड अंडरस्टैंडिंग की ये एक नॉर्मल चीज है, इसी से हम लोग उनको काउंसल करते हैं। मेडिसिन कुछ कुछ है प्लेसिबो मेडिसिन, बट दे हैव नो सच डॉक्यूमेंटेड रोल, ठीक आपने है। बोल ही दिया तो कि प्लेसिबो है, फिर अब बचा क्या उसके? हाँ, वही मैं कह रही हूँ। तो दैट वे क्या है कि इन बच्चों के थोड़े ज्यादा ही होते हैं, क्योंकि इनका जी, नेचुरली इनका जो थोड़ा सा है ये होगा ना, सेंसरी मतलब इश्यूज। टॉलरेंस, हम्म। टॉलरेंस भी तो कम होगा ना, और इनको हम्म। परप्लेक्स ज्यादा रहेंगे, कंफ्यूज ज्यादा हो जाएंगे। तो आप इसमें मदर को बड़ा विजिलेंट रहना है, उसको ऑब्जर्व करना है कि कहीं मेरे बच्चे को पीएमटी तो नहीं हो रहा, प्रीमेंस्ट्रुअल टेंशन, क्योंकि उसका इरिटेबल बिहेवियर हो जाएगा, वो कुछ निगेटिव बॉडी लैंग्वेज हो जाएगा। तो वो चीजें आपको खुद अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, बिकॉज आपका बच्चा आपको बहुत चीजें बता नहीं पाएगा। तो आपको उससे बातचीत करनी है, उसको डेमो देना है, और विजिलेंट रहना है। तो धीरे 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 यू मतलब जो बेस्ट है वो आप अपना दोगे, जो बेस्ट है वो बच्चा अपना देगा, है ना। तो जी ये चीजें हमें ध्यान देनी। अब हम लोग मेन जी टॉपिक पे आ जाएं, जी जिसके लिए हम लोग आ जाए मेन स्क्रीनिंग पे, ठीक है। जी। तो बेसिकली क्या है कि एवरी प्रेगनेंसी, जो भी हमारी प्रेगनेंसी है, वो एक्चुअली हाँ। हाँ, जैसे तो वो स्टार्ट होता है एन्यूप्लाइडिंग, मतलब उसमें कुछ क्रोमोसोम प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो एक पेशेंट आपके पास आता है, अगर आपके पास एक फाइनल कॉल के लिए आता है, तो आप उसको ऑब्जेक्टिवली काउंसल करोगे, ना कि ऑब्जेक्टिवली या वेग काउंसल कर दोगे। तो उसके लिए कुछ स्क्रीनिंग टूल्स होते हैं और प्रिडिक्टिव डायग्नोसिस होते हैं, जो कि कुछ सर्टेन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हम उनको गाइड करते हैं, ठीक है। और बेसिकली ये एक ना टीम वर्क है, ये ऑब्स्टेट्रिशियन का अकेले का काम नहीं है। उनके साथ एक रेडियोलॉजिस्ट अल्ट्रासाउंड वाला होना चाहिए, जो कि होना चाहिए, बात करेंगे, प्लस फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट होना चाहिए, एंड जेनेटिक काउंसलर होना चाहिए, वेदर डॉक्टर और फ्रॉम जेनेट मतलब साइड ऑफ जेनेटिक्स, इट्स ओके, कहीं से भी होना चाहिए। तो एक तो बार और ये एक रिपीट कर, एक बार और रिपीट कर दे कि OBGYN, रेडियोलॉजिस्ट और या जेनेटिक काउंसलर, ये 3 लोगों की टीम होनी चाहिए जो होनी स्क्रीनिंग, चाहिए। जो कि स्क्रीनिंग को सक्सेसफुल बनाएगा। हाँ, और इसके साथ एक साइकोलॉजिकल सपोर्टर भी होना चाहिए, साइकोलॉजिकल सपोर्टर। एडुकेटर, अच्छा। एडुकेटर एंड सपोर्टर, बिकॉज वो आपको स्टेप वाइज गाइड करे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत बार डॉक्टर्स के पास टाइम नहीं होता, वो नहीं हम्म। गाइड कर सकते हैं। तो ये टीम वर्क है, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है। तो अब हमें ये देखना है कि इसमें हमें क्या क्या बेनिफिट मिलता है और किस में करते हैं। तो मेनली जो हमारा जो बेनिफिट, अब मैं एकदम टेस्ट वाइज ऑब्जेक्टिवली चलूंगी। जैसे ही पेशेंट हमारे पास आया, एक है कि भाई हम लोग भगवान पे कुछ बात मानते हैं कि भाई हमारे भाग्य में ये था, हमारे जन्म पूर्व जन्म माने, ये जन्म माने, जैसे भी कि वो साइकोलॉजी। तो वो लोग बहुत बहुत कोई टेस्ट नहीं कराते हैं, और जो है उसको करते हैं एंड उसको रियल करते हैं बच्चे को। एक है कि जानने के बाद भी वो फॉरवर्ड करते हैं, है ना। ये क्योंकि एक चीज है, हम लोग नहीं डिसाइड कर सकते, डिसाइड हमेशा पेरेंट्स करना है, बस उनको इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, इनपुट्स दे सकते हैं, बट डिसीजन मेकिंग पेरेंट्स का होगा।
बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ इमोशनल ये भाई अपने बच्चे को जो मतलब अपने बच्चे को वो अबॉर्ट कराएं या उसको मतलब उसको कैरी मतलब करें। करें advantage, ये बड़ा ही इमोशनल इशू है, बहुत ये रिलीजियस इशू है। तो इसको जो है वो गाइड तो पेरेंट्स हमेशा करें, हम लोग जस्ट गाइड करते हैं। तो जैसे ही अब मैं आ जाऊँ पॉइंट पे, तो हमारे पास एक प्रेग्नेंट फीमेल आई, व्हाटएवर इज द एज, मतलब यंग आए, एल्डरली आए, जो भी है, तो हमने जो सबसे पहले उसको 11 to 13 वीक्स एक मतलब टाइमलाइन है, इसको हमेशा याद रखना है। 3 वीक 6 डेज तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो 2 टेस्ट एडवाइस करें, एक डबल और एक द मोमेंट अ प्रेग्नेंट फीमेल, हाँ, द मोमेंट एक प्रेग्नेंट फीमेल हमारे पास आती है ऑफ एनी एज ग्रुप, है ना, यंग आए या एल्डरली प्राइमरी मतलब 35 ऑनवर्ड्स आए, प्राइमरी का मतलब फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट, ठीक है, तो एल्डरली मतलब 35 ऑनवर्ड्स अगर वो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है, तो हमें उसको स्क्रीन करना है और यंगर पेशेंट को भी स्क्रीन करना है। स्क्रीन के लिए हमारे पास 2 टूल है और बड़ा इंपॉर्टेंट टाइमलाइन है। जो गेस्टेशनल एज है दैट इज 11 वीक्स टू 13 वीक्स 6 डेज, ठीक है, इस बीच में हम उसको नोट करते हैं। एक ब्लड है, सिंपल ब्लड टेस्ट, दैट इज डबल मार्कर, उसमें हम एक हार्मोन होता है और एक प्लाज्मा प्रोटीन होता है हमारे मतलब मैटरनल ब्लड में जो होता है, उसको एसेस करते हैं। तो जो हार्मोन है दैट इज बीटा एचसीजी एंड जो आपका प्लाज्मा प्रोटीन है वो है एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन ए। तो ये दोनों को हम लोग जो है वो ये स्क्रीन करते हैं। सपोज करो कि वो आया हमारा, उसको एक ना रिस्क मल्टीपल ऑफ मीनियल कहते हैं। मल्टीपल ऑफ मीनियल मीडियन का मतलब क्या है कि उसका यूनिट है वो, तो उसको हम लोग प्रोसेस करते हैं और प्रोसेस करने के बाद उसको हम लोग रिस्क रेशियो में कर सकते हैं। तो अगर हमारा पेशेंट का 1:1000 मतलब कि 1000 में एक में चांस है होने का रेशियो वाला रिस्क रेशियो आता है, तो दैट इज ओके, दैट इज स्क्रीन निगेटिव। लैब्स का ये थोड़ा वैरी भी कर सकता है रिपोर्ट टू रिपोर्ट, है ना, क्योंकि अलग अलग लैब की अलग कट ऑफ होती है। एंड अगर सपोज करो वही रिस्क रेशियो हमारा फाइनल काउंटिंग के बाद 1:10 to 1:250 आता है, तो इसका मतलब हो गया कि भाई ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो गया उसको किसी भी डिफेक्ट मतलब जेनेटिक डिफेक्ट का, जिसमें मोस्ट कॉमन हमारा ट्राइजोमी 21 या डाउन सिंड्रोम है, ट्राइजोमी 18 या एडवर्ड सिंड्रोम है, ट्राइजोमी 13 या पटाओ सिंड्रोम है, एंड थोड़ा यहीं पे आ जाएगा हमारा आगे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट एंड एननकिफली। एननकिफली में क्या होता है कि बच्चे का जो है ना सिर का एक हिस्सा जो किफली जो हो गया, हेड हो गया, वो नहीं बना होता है और नहीं होता है। पहले तो ये टर्म में 7 मंथ 8 मंथ में डिटेक्ट होता था, बट ड्यू टू अल्ट्रासाउंड नाउ वी डिटेक्ट इट अर्ली, ठीक है, बच्चा पूरा बड़ा हो गया है उसका तो फिर उस स्टेज में जाके है ना, तो हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो होती है वो स्पाइन में डिफेक्ट्स होते हैं, तो इन चीजों को हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा जो इसके साथ ये तो हो गया हमारा ब्लड टेस्ट, तो ये 70 to 80% इफेक्टिव होता है प्रेडिक्ट करने में, है ना, प्रोबेबिलिटी में। इसके साथ हम लोग अटैच कर देते हैं NBNT स्कैन। NBNT स्कैन का फुल फॉर्म हमारा जो है वो है नेजल बोन एंड न्यूकल ट्रांसल्यूसेंसी स्कैन, NT स्कैन शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहते हैं। तो इसमें हम ये देखिए नाक की हड्डी बनी हुई है या नहीं, और उसकी गर्दन के पीछे के हिस्से में थोड़ा फ्लूइड जमा होता है, उसकी एक कट ऑफ होती है, हम लोग 3 mm मान के चलते हैं, वैसे 3.5 पे लोग आगे बढ़ते हैं, बट 3 mm सही है। तो 3 mm पे हम लोग अलर्ट हो जाते हैं, तो हम लोग गर्दन के पीछे का जो हिस्सा है ना उसकी थिकनेस देखते हैं अल्ट्रासाउंड में। तो अगर वो हमें 3 mm से ज्यादा मिल रही है, डबल मार्कर में भी स्क्रीन पॉजिटिव मिल रहा है, तो डेफिनेटली अब ये एक डायलमा हो गया कि भाई हो सकता है कि इस बच्चे को आगे जाके डाउन सिंड्रोम या क्रोमोसोमल एनोमली हो। अब हम क्या करेंगे, कैसे गाइड करेंगे? तो बेसिकली एक आजकल और फैंसी टेस्ट आ गया है NIPT, नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल टेस्टिंग। काफी कॉस्टली टेस्ट है और इसका रिपोर्ट आने में भी टाइम लग जाता है, 2 वीक्स के लगभग, कभी कभी जल्दी भी आता है। और इसको भी मतलब मैटरनल ब्लड से ही करते हैं, और इससे हम लोग डाउन सिंड्रोम है उसका 99% चांस या प्रोबेबिलिटी वो बता देता है कि अगर ये 99 बच्चे को इतना चांस है कि उसको डाउन सिंड्रोम होगा। नो, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ वाओ। अगेन यहाँ पे हमारा जो है ना हम लोग अभी भी फेल ही कर रहे हैं। अरे वो मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये तीनों, ये जो हमारा जो आपका डबल मार्कर है और NIPT हम 10 वीक्स ऑनवर्ड्स कर सकते हैं। तो ये दोनों बेसिकली स्क्रीनिंग है, तो 100% कन्विक्शन या कंफर्मेशन नहीं हुआ हमारे पास, है ना। तो अगर इसलिए है कि हर पेशेंट में हम कोरियोनिक विलर सैंपलिंग या
ये एमनियोसेंटेसिस भी नहीं कर सकते बिकॉज इन्वेजिव प्रोसीजर है, इन्वेसिव हमें होता नीडल है, डालनी बिल्कुल। पड़ती है, तो हमें इन्फेक्शन और एबॉर्शन का डर होता है। तो बिल्कुल। यहाँ पे हमें वे करना पड़ता है ना, ऑलवेज एक बैलेंस पे वे करना पड़ता है कि कितना बेनिफिट और कितना हमें जो है वो निगेटिव रिजल्ट मिलेगा। तो द मोमेंट क्या होता है कि हमें एक डिसाइड, मान लो हमारे बच्चे का जो है उसमें आ गया कि उसका एंटी स्कैन जो है वो पॉजिटिव है, उसका जो डबल मार्कर है वो पॉजिटिव है। अब हमें पेरेंट्स की काउंसलिंग करनी होगी, सारे रिस्क फैक्टर करने पड़ेंगे और उनको गाइड बेसिकली। आइए जो है आज की डेट में अल्ट्रासाउंड टेक्निक काफी इंप्रूव हो गई है, तो कोरियोनिक वेलिस सैंपलिंग जो है 11 to 13 वीक्स के बीच में हो जाती है। उसमें क्या होता है, प्लेसेंटल टिश्यू को हम लोग लेते हैं, अल्ट्रासाउंड गाइडेड निडल से लेते हैं, हम लोग नहीं लेते, बेसिकली जो एक्सपर्ट फीटल मेडिसिन वाले जो अल्ट्रासाउंड एक्सपर्ट्स होते हैं या फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट या बहुत बार जो इन विट्रो फर्टिलाइजर आईवीएफ स्पेशलिस्ट होते हैं वो लोग लेते हैं। तो वो लोग जो है वो मतलब वहां से प्लेसेंटल टिश्यू लेते हैं और उसको एनालाइज करते हैं। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि प्लेसेंटल टिश्यू को हमने एनालाइज किया, मतलब हमने फीटस को एनालाइज कर लिया है ना, बच्चे को एनालाइज कर लिया। तो उसका हम लोग फिर जो है अब यहीं पे है कि उसको टिश्यू को जब हम भेजेंगे कैरियोटाइपिंग के लिए, या फिर उसका अभी मैंने बोला था ना सीएमए, सीएमए जी, जो क्रोमोसोमल डिवीजन माइक्रोसोमल वाला, एरे हाँ हाँ। है ना, ऐसे, हाँ सीएमए। तो वहां पे हमें पता लग जाएगा कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं। अब दिक्कत क्या पता होती है, तो देखो एक्चुअली हमारा आधा जो हमारे 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम हमारे फादर से आता है, 23 जो है वो हमारी मदर से आता है, 46 हो जाता है। अब जी। किसी कारण से मान लो वो 45 हो गया है ना, तो ये कैसे पता चलेगा, जब हम कोरियोनिक विलस सैंपलिंग या एमनियोसेंटेसिस करेंगे। स्क्रीनिंग में तो पता नहीं चलेगा, हमने डबल मार्कर कराया हमें कुछ पता नहीं, हमने एनआईपीटी करा लिया हमें कुछ पता नहीं। और अगर मतलब लेकिन जब हम स्क्रीन कोरियोनिक विलस सैंपलिंग करके प्लेसेंटल टिश्यू लिया, उसको एनालाइज किया, तो हमें पता लग जाएगा कि ये हो सकता है इसको 45 ही क्रोमोसोम। तो अगर 45 है, हो इसका जाएगा। मतलब है कि देखो नेचर क्या करता है कि जो भी 45 या 47 नेचर अपने आप स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन में चला जाता है, मतलब नेचर उसको अलाउ नहीं करता। बहुत कम ही बच्चे वो उस फेज को सरवाइव करके मतलब आगे बढ़ पाते हैं, ठीक है। तो नेचर ऑटोमेटिक जो है कैंसिल कर देता है, अपने आप ही स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन में जाता है, सरवाइव नहीं करता। बट अगर सरवाइव कर गया तो फिर क्या होता है कि जो 45 वाला है उसका टर्नर सिंड्रोम एक टर्म है, अब वो सब अभी मैं बता नहीं पाऊंगी, ऐसे ही लंबा एक्सो, है हमारा, एक्सो है होता ना। है, और हाँ एक्सो भी हाँ होता है। एक्सओ। और अगर वो ज्यादा हो गया तो 47, तो वो ट्राइजोम, अगर ट्राइसोमी 21 होता पे है तो है। 21 हो गया, डाउन्स। अगर 18 पे है तो एडवर्ड हो गया, 13 पे है तो पटाओ हो गया, इस तरीके से। लेकिन एडवर्ड और पटाओ उतने कॉमन नहीं है, डाउन लेकिन सिंड्रोम डाउन, वेरी कॉमन है ना। डाउन सिंड्रोम इज हाँ तो वेरी। हमें डाउन पे फोकस करना है। डाउन सिंड्रोम में एक बात और समझनी है कि ये केवल इसी से नहीं होता, ये ठीक है 35 की जो फीमेल है, 35 ऑनवर्ड्स वाली जो एल्डरली प्राइमी है, उसमें तो होने के काफी चांस होते हैं, या जी, 40s में जो कंसीव कर रहे हैं उनमें भी डाउन सिंड्रोम के बच्चे होने के बहुत चांस चांसेस होते हैं, हैं। बट जो यंग है उनमें भी चांस होते हैं। और बिल्कुल। कभी कभी देखा देखा गया कि यंग में ज्यादा मिलता है, बिकॉज डेफिनेटली उनकी प्रेगनेंसी और डिलीवरी ज्यादा होती है यंग की, पॉपुलेशन वाइज तो भाई ज्यादा नंबर ऑफ डिलीवरी हाँ। होती है ना, या प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी। तो एक चीज हमें समझना है कि जो ट्राइसोमी 21 है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसमें कहाँ पे मतलब हमें ये डिसाइड करना है कि मान लो एक बच्चा हमारा डाउन सिंड्रोम है, अब सेकंड चाइल्ड हम प्लान कर रहे हैं, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि दूसरा बच्चा डाउन सिंड्रोम ना हो, उसके लिए हमें क्या हाँ क्या टेस्ट कराने हैं, बिल्कुल है सही ना। बात है तो जी जी। उसके लिए जो स्क्रीनिंग तो अपनी जगह है, लेकिन हम प्री नेट मतलब कंसेप्शन के पहले प्री कंसेप्शन क्या कर सकते हैं। तो एक तो हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री तो लेनी है, मदर का एज, ओबेसिटी, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग जो मैंने कहा वो सब तो सारे करना ही करना है, किस रेस की है ये सब हमें जानना है, ठीक है। उसके बाद जो हमें इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि हमें उसका देखना है कैरियोटाइपिंग में, या उसका जो क्रोमोसोमल एनालिसिस है कि कहीं उसको ट्रांसलोकेशन तो नहीं है। मतलब डाउन सिंड्रोम में 3 तरह का चीज होता है, एक तो ट्राई 21 हो गया, मतलब कि 21 पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हो नॉन गया, है ना। डिसजंक्शन की वजह से दूसरा बिल्कुल। क्या है, हाँ जी, दूसरा क्या चीज हो गया कि आप वो 95% केस में ट्राइसोमी 21 ही होता है, ठीक है। हम्म। कुछ सर्टेन केसेस में क्या होता है, हम लोग उसको कहते हैं रॉबर्टसनियन या ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में क्या होगा कि एक एक्स्ट्रा या पार्ट ऑफ 21 क्रोमोसोम होगा, वो जाके किसी दूसरे क्रोमोसोम पे अटैच ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन ट्रांसलोकेट हो हो गया। जाएगा। जी तो जो जी। ट्रांसलोकेशन होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, दो ये तीन तो थ्री बहुत ही परसेंट में वियर्ड ही है। मिलता है। हाँ बहुत weird, वियर्ड लेकिन है ये ये तो। क्या है कि इसमें पेरेंट्स कराना जरूरी है, क्योंकि ये पेरेंट्स से आता है। तो हमें अगर बच्चे को ट्रांसलोकेशन वाला डाउन सिंड्रोम है आपके बच्चे को,
फिर आप देखना होगा कि भाई आप फर्दर दूसरा बच्चा प्लान करें या ना करें। ओ, और क्योंकि करें तो फिर टेंडेंसी है उसका, हम्म। हाँ, ट्रांसलोकेशन वाले के लिए मैं कह रही हूँ, है ना, उसमें प्रोबेबिलिटी, क्योंकि वो पेरेंट्स से आ रहा है ना दोनों तरफ से, और वो जो है मतलब जो उसका इंसिडेंस कम होता है, ठीक है। बट उसमें क्या है कि उसमें आपको ये भी करना है ट्रांसलोकेशन वाले कि पेरेंट्स का भी कैरियोटाइपिंग करा के, जो आपका सीए में करा के देखना है, एंड जीन को एनालाइज करना है कि उसके क्रोमोसोम को एनालाइज करना है। और अगर सपोज करो वो है उसके साथ प्रेगनेंसी कैरी कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको मतलब इंट्रा यूट्राइन कंफर्मेटरी टेस्ट लाइक कोरियोनिक विलर सैंपलिंग या एमनियोसेंटेसिस में जाना ही पड़ेगा, तभी आप आगे मतलब कंफर्मेशन के साथ डिसाइड कर सकते हो। एल्स यू कैन लैंड इन ट्रबल कि अगेन एक डाउन का ही आपका बच्चा मतलब हो गया, है ना, अगर आपने ठीक से उसको ये नहीं किया तो। और तीसरा उसमें मोज़ेकिज्म होता है जिसमें मिक्स फीचर्स होते हैं। तो इस एक चीज है कि डाउन सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज और भी अदर जैसे कि डेफनेस और मतलब जो उसके फीचर्स हैं वो सब थोड़े ट्रेड्स आ जाते हैं जी। हाँ, ज्यादा हम मुझे बात करने की जरूरत नहीं है। एक चीज हमें जानना है कि 40 का जो अगर एज है, 1 in 100 चांस है आपके डाउन बेबी होने के, ठीक है। 35 में 1 in 350 और लेस देन 25 में आपका 1:400। सो बेस्ट प्रिवेंशन जो हमारा नेचर कहता है, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रिवेंशन अगर आप चाहते हो तो आप उस चीज को, तो ये स्क्रीनिंग वगैरह फॉलो करनी ही है, ठीक है। तो ये एक इस पे बात कर ली। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग आ जाए सेरिब्रल पे। सेरिब्रल पैल्सी में क्या है कि वो बेसिकली इंट्राटर्म या जस्ट प्रायर टू प्रेगनेंसी, अगर किसी कारण से इंट्रायूट्राइन हाइपोक्सिया जैसे इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो रहा है, पेशेंट का ब्लड प्रेशर हाई है या शुगर है, तो ये सब में हमें देखना है। यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, नॉर्मल डिलीवरी वर्सेस सिजेरियन भी, दो हो सकता है साइंस इसको ना भी सपोर्ट करे, बट योर ऑब्स्टेट्रिशियन इज योर बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट गाइड। उसका जो क्लिनिकल सेंस है कि कब हमें टेकअप करना है फीटल डिस्ट्रेस से सिजेरियन के लिए, उसको हमेशा ऑनर करना चाहिए। जस्ट फॉर द सेक कि हमारा सिजेरियन ना हो, नॉर्मल हो जाए, हमने अगर प्रोलॉन्ग लेबर में चले गए, अब वहां पे कहाँ बर्थ एस्फेक्सिया हुआ, कहाँ हाइपोक्सिया हुआ, कहाँ पे पीएच बहुत गड़बड़ हुआ, मुश्किल है समझ ये पाना। पिन पॉइंट करना बड़ा मुश्किल है। तो करेक्ट। यू शुड ट्रस्ट योर ऑब्स्टेट्रिशियन, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ट्रस्ट करोगे तभी वो बेस्ट डिसीजन ले पाएगी विदाउट एनी प्रेशर, विदाउट एनी प्रीजुडिसेस, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यू शुड मतलब बी सबमिसिव टू हर, उसको आप अपने को बिल्कुल समर्पित कर दो कि आप जो डिसाइड करोगे करो, क्योंकि हो सकता है आपका सिजेरियन हो जाए बट आपका बच्चा का लॉन्ग टर्म आउटकम अच्छा हो, बिल्कुल, है ना। लाइफ लॉन्ग तो इन लाइफ की चीजों बात पे, हो जाती हाँ, है। वही बात है। तो वहां पे क्या है कि होता है, तो बच्चे होते हैं वो उनको सेरिब्रल मतलब हाइपोक्सिया ज्यादा होता है, तो वो सेरिब्रल पैल्सी होती है। तो पैल्सी में क्या होता है कि मोटर डिसऑर्डर, जैसे उसके मूवमेंट में दिक्कत होगी, करेक्ट। मसल में, बैलेंसिंग में, पोस्चर में, ये सब में दिक्कत आती है। तो जैसे आपका बच्चा 8 महीने का हो गया लेकिन वो चल मतलब बैठ नहीं पा रहा है, 18 महीने का हो गया लेकिन वो चल नहीं पा रहा है, तो हमें इन चीजों को देखना है कि हमें कैसे बर्थ एस्फेक्सिया को जो है प्रिवेंट करना है। अच्छा, स्क्रीनिंग में एक पॉइंट और है, सपोज कि आप 3 महीने के बाद अपने डॉक्टर के पास पहुंच रहे हो, भाई 14 वीक्स भी, 12 to 15 वीक्स निकल गए, अब हमारे पास क्या टूल बच जाते हैं, तो अब हमारे पास एक टूल बच जाता है ट्रिपल मार्कर या क्वाड मार्कर। सुना भी होगा ये भी, दोनों जो है ना, इसमें भी क्या होता है, इसमें 4 टेस्ट होते हैं, ट्रिपल मार्कर में 3 टेस्ट होते हैं। एक तो हमारा बीटा एलसी है, एक हमारा जो है स्ट्रायोल है, और एक हमारा अल्फा फीटोप्रोटीन है। अल्फा फीटोप्रोटीन अगर हाई मिलता है सपोज करो, तो ये इंडिकेट कर रहा है बच्चे के न्यूरल ट्यूब इफेक्ट है ना, उसके स्पाइन में कोई डिफेक्ट आ रहा है, या उसको एननकेफली, मतलब कि उसके बच्चे का फेस तो है बट सिर का एक पार्ट जो है आगे का हिस्सा वो नहीं बन रहा है, तो हम बच्चों को भी कर सकते हैं, और उनको समय के मतलब पेरेंट्स जो है उनको डिसीजन मेकिंग में कर सकते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट एंड जो एनकेफली है, सिंपल है तभी। जी। अभिलाषा, अब रिकॉर्डिंग ठीक हो रही जी, है, ट्रिपल ट्रिपल नेटवर्क? मार्कर एंड क्वाड मार्कर, हाँ। ओके, क्वाड हाँ। मार्कर। तो सपोज हमारा पेशेंट जो है वो हमारे पास लेट आया है ना, 14 वीक्स के बाद आया, तो नेचुरली उस समय भी हमारे पास ट्रिपल मार्कर एंड क्वाड्रिपल मार्कर एंड अल्ट्रासाउंड, ये 3 टूल उस समय भी हमारे पास अवेलेबल है। दो ये अवेलेबल है, मतलब डिसीजन मेकिंग लेट होगा, ज्यादा होगा, जो प्रोसीजर है वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा टू गेट रीड ऑफ दैट सिचुएशन, है ना।
तो दैट वे क्या है कि जो ट्रिपल मार्कर होता है या जो क्वाड्रुपल मार्कर है उसमें हम सर्टेन हार्मोन सर्टेन मतलब जैसे अल्फा फीटोप्रोटीन एक जो है वो बीटा एचसीजी है, एक स्ट्रायोल है जो एस्ट्रोजन रिलेटेड हार्मोन है, एंड एक हमारा इनहिबिन है। तो ये चार जो निकालते हैं हम पहले निकाले स्क्रीन हफ्ते के बाद आपके पास। Yeah. So if the patient is elderly, हाँ, like you said, 35 अगर plus, yeah. हाँ सपोज एक प्रेग्नेंट पेशेंट आपके पास आफ्टर 14 वीक्स आती है, 14 हफ्ते के बाद आती है, मतलब 3 महीने के अच्छा। बाद आती है ना। वो जो भी हो, एल्डरली प्राइमरी 35 वाली हो या फिर जो यंग प्रेग्नेंट फीमेल्स होती है जो भी हो, तो उनके लिए भी हमारे पास टेस्ट है, वो है हमारे पास ट्रिपल मार्कर एंड क्वाड्रुपल मार्कर अलोंग विद लेवल 2 अल्ट्रासाउंड। ठीक है। तो जो ट्रिपल मार्कर या क्वाड्रुपल मार्कर है उसमें हम लोग देखते हैं अल्फा फीटोप्रोटीन एंड ये जो स्ट्रायोल एक हार्मोन होता है, बीटा एचसीजी जो प्रेगनेंसी हार्मोन है, एंड साथ में हम लोग देखते हैं इनहिबिन ए। उस पर भी हम लोग वही देखते हैं कि स्क्रीन पॉजिटिव है या स्क्रीन नेगेटिव है, जैसे मैंने डबल मार्कर के लिए बताया। तो सपोज हमारा पेशेंट स्क्रीन पॉजिटिव है तो वी विल गो फॉर एमनियोसेंटेसिस, है ना। पहले 3 महीने में हम गए थे कोरियोनिक विलस सैंपलिंग के लिए, अब हम जाएंगे एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस में क्या है, वो 16 वीक्स ऑनवर्ड्स कर सकते हैं, ठीक है, 16 टू अप टू 22 वीक्स तक भी कर सकते हैं, बट 16 वीक प्रेफरेबल है ना, अर्लियर द बेटर। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक निडल से जो है हम लोग जो है वो फ्लूइड जो है एमनियोटिक फ्लूइड उसको एस्पिरेट करते हैं, अगेन उसका कैरियोटाइपिंग सीएमए ऐसे जो भी कराना है वो हम लोग करते हैं। एंड जब हम लोग उसको करते हैं एनालाइज, तो उसके बेसिस पे हम पेशेंट को फिर रिकमेंड करते हैं और उनके डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। तो हमें इन चीजों को उसके साथ जो है हमारा लेवल 2 अल्ट्रासाउंड होता है। लेवल 2 अल्ट्रासाउंड में बच्चे का हर पार्ट इन डिटेल्स देखा जाता है। कभी अच्छा। कभी डाउन सिंड्रोम के बच्चों में जो है कुछ कार्डियक इश्यूज मिलते हैं, तो हम हाँ। लोग इको कार्डियोग्राफी, अगर मान लो कि सॉफ्ट मार्कर कहते हैं, सॉफ्ट मार्कर मिल रहे हैं तो हम लोग इको कार्डियोग्राफी कराते हैं एट 24 वीक्स, इंट्रा यूट्राइन इको कार्डियोग्राफी, कि कोई इसको हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं, कुछ और मतलब दिक्कत तो नहीं, ये देखने के लिए। तो हमें ये देखना होता है कि हमारे पास 16 वीक्स में भी, मतलब 18 टू 20 वीक्स बेस्ट पीरियड कह लो, उस समय भी कुछ टूल्स हैं जिससे कि हम लोग स्क्रीन भी कर सकते हैं, और डेफिनेटिव डायग्नोसिस के लिए हम लोग एमनियोसेंटेसिस करते हैं। आई थिंक दिस इज क्लियर ना, कि डेफिनेटिव डायग्नोसिस कंफर्मेशन के लिए है, एंड अर्ली में 11 टू 13 वीक्स में दैट इज कोरियोनिक विलस सैंपलिंग, जिसमें हम लोग प्लेसेंटल टिश्यू या विलस को एनालाइज करते हैं, एंड लेटर हाफ 16 वीक्स ऑनवर्ड्स जो है दैट इज एमनियोसेंटेसिस, जिसमें हम लोग एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल के एनालाइज करते हैं। इज इट क्लियर, बिकॉज दिस इज वेरी Yes, इंपॉर्टेंट। yes, yes, yes. ये डेफिनेटिव डायग्नोसिस है। और जो हमारा जो क्वाड्रुपल मार्कर, ट्रिपल मार्कर, डबल मार्कर या एनआईपीटी है, वो स्क्रीनिंग है ना। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्क्रीनिंग एंड कंफर्मेशन। डेफिनेटिव डायग्नोसिस में और स्क्रीनिंग में जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया ना, बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज माई एम, Yeah. कि पब्लिक इस बात को समझे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक दोनों है, अलग अलग चीजें, दोनों स्क्रीनिंग अलग अलग है। कंफर्मेटरी। हाँ For confirmatory you have to do higher level of हाँ, thing. इन्वेजिव है, हाँ, इन्वेजिव है। इन्वेजिव लेकिन होगा। आज की डेट में मैं ये भी एक जो फियर है उसको एलिविएट करना चाहती हूँ, कि आज की डेट में हमें सीवीएस से या एमनियोसेंटेसिस से डरना नहीं है। अल्ट्रासाउंड टेक्निक बहुत सेफ आ गई है ड्यू टू बेटर विजुअलाइजेशन, बेटर नीडल्स एंड बेटर एक्सपर्टीज, है ना। हाँ हाँ। तो डरना नहीं है, वी कैन गो फॉर दैट, वी कैन ऑप्ट फॉर आफ्टर प्रॉपर जेनेटिक काउंसलिंग, प्रॉपर फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट एडवाइस, एंड इन कोलैबोरेशन विद आवर ऑब्स्टेट्रिशियन। ठीक है, ज्वाइंट डिसीजन होगा, पेरेंट्स डिसीजन लेंगे और सबसे रिकमेंडेशन लेके वो जा सकते हैं फॉर सीवीएस और एमनियोसेंटेसिस एमनियोसेंटेसिस। रिक्वायर्ड। हाँ, इफ रिक्वायर्ड, डरना नहीं है। ऐसा नहीं कि उस डर से हमें चांस ले लेना है या जो भी करना है ना, तो हमें डरना नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, कि डरना नहीं है उनसे, उनका रिजल्ट अच्छा आ रहा है। ठीक है। अच्छा। और तो मेरे कहने का मतलब कि ओवरऑल तुम्हें स्क्रीनिंग मैंने बता दी और ये चीजें बता दी, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट और एनेनकेफली बता दिया कि वो जो है न्यूरल, अगर हमारा अल्फा फीटोप्रोटीन हाई आता है तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो कि स्पाइन में प्रॉब्लम है, और एनेनकेफली से बच्चे के सिर का हिस्सा नहीं बनता, तो उसे हम डायग्नोज कर सकते हैं। तो जो बीमारियां पहले 8वें 9वें या डिलीवरी के टाइम में हमें मिलती थी, या डाउन सिंड्रोम हो तब, एनेनकेफली हो तब, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो तब, वो सब अब हम जो है पहले, है ना, बिफोर 20 वीक्स या इवन बिफोर 14 वीक्स डायग्नोज कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। ठीक है। तो ये तो हमारा साइंस हुआ। अब एक थोड़ा सा अलग अप्रोच है, वो अप्रोच है हमारे धर्म का, जो मैं हमेशा शेयर करती हूँ अपने सारे पेशेंट्स को। जी। और शायद अगर मैं खुद भी उस जगह खड़ी हूँ तो मैं अपनी भी सेल्फ काउंसलिंग वैसे ही करूंगी।
तो वो मैं हमेशा हर पेशेंट को जो इससे सफर करता है या जिसको नहीं भी सफर करता है बट जिसे एंजाइटी होती है, एक टेंशन बिल्कुल स्ट्रेस होता है, तो उनको मैं शेयर करती हूँ। वो है कि देखो हम लोग और वी ऑल जो भी हमें सब हम भगवान की ओर से गाइडेड होते हैं, है ना। तो हमारा जो जेनेटिक्स है उसको हमें हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है, और साइंटिफिक डिसीजन भी लेना चाहिए। बट ये सपोज कि वी हैव बीन ब्लेस्ड विथ एन ऑटिस्टिक और डाउन मतलब सो ट्रू बेबी, सो ट्रू और वो तो उसे हमें जो है ना, मतलब ये अपनी समझ की बात है, अपने हृदय की बात है कि हम कितनी सहृदयता से, जैसे हम अपने एक न्यूरोटिपिकल बच्चे को लव करते हैं, शायद उससे ज्यादा उसको लव करते हैं, ज्यादा उससे बिल्कुल कनेक्ट होते हैं, है बिल्कुल ना। बिल्कुल बिल्कुल तो सही। यू कैन कनेक्ट इट दिस वे कि वो एक प्रेयर है, एक साधना है, एक तपस्या है। बच्चा पालना तो अपने आप में समस्या मतलब अपने आप तपस्या में है बिल्कुल ना। सही। तो उसको समस्या ना मान के अगर हम तपस्या माने, एक माँ का प्रेम, एक पिता वाह, का प्रेम माने, तो इस अप्रोच से हमें जीवन को एक्सेप्ट करने से, ये स्वीकार करने से हमें जीवन जीने में हमेशा मदद मिलती है। बहुत क्योंकि आपने आपका, अच्छी बात बोली है कि इस हाँ बजाय इसको तपस्या माने अगर, हाँ, इसको तो जीवन समस्या जो ना है। माने। जैसे हाँ एक वर्ड मुझे मिला, इकोनॉमिक बर्डन, तो मैं कांप गई। भाई हम अपने बच्चे को इकोनॉमिक बर्डन की वजह से नहीं ये करेंगे, मतलब इकोनॉमिक बर्डन है तो वो तो अब है, ठीक है, बट एक ये अलग इमोशनल कनेक्ट है। हम दो रोटी में भी पाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम दो रोटी में अपने बच्चे को नहीं पाल सकते, हमें ये रिक्वायरमेंट चाहिए ही, ये चीजें क्योंकि जो हमारा इवन ऐसा थोड़े है कि जो न्यूरोटिपिकल बच्चे हैं वो हमारे 100% देख के देते हैं, है ना। नहीं नहीं तो अरे हाँ, तो इससे क्या है कि इससे पेरेंट्स की जो एंजाइटी है ना या कंसर्न है वो कम होगा, और सोसाइटल एक्सेप्टेंस भी बढ़ेगा, है ना। बिल्कुल क्योंकि इम्पैथी एक वर्ड होता है, इम्पैथी नॉट सिंपैथी, इम्पैथी, कि जी। आप उसके शूज में एंटर करके देखो, है ना। वहां जब आप खड़े होगे तो उसको वेलकम करोगे, तो उसको मेन स्ट्रीम में लाओगे। तो ये चीजें हैं कि ये नेचुरल वे में तभी आएंगी जब हम इसको अपने धर्म से जोड़ेंगे। अगर इसको हम अपने साइंस और अपने फाइनेंस से जोड़ेंगे या मतलब अपने कंफर्ट से जोड़ेंगे, तो वो चीजें सोसाइटी में नहीं आएंगी। ये तब आएंगी जब हम इसको अपने धर्म से, अपने भगवान से जोड़ेंगे, है ना, और अपने मातृत्व से जोड़ेंगे, अपने वाह पितृत्व से जोड़ेंगे। तो वाह, ये मैं हर पेशेंट को समझाती हूँ, और ये मेरा ये टेक होम मैसेज है कि बिल्कुल। स्वीकार्य, प्रेम भरा स्वीकार, जैसे हम एक न्यूरोटिपिकल को करते हैं वैसे एक न्यूरो एटिपिकल को करें। वेलकम, भगवान ने जो दिया सबसे सुंदर दिया, सबसे अच्छा दिया। बिल्कुल ये सही गोरा, बात। ये काला, ये अच्छा, ये खराब, ये लंबा, ये छोटा, ये न्यूरोटिपिकल, ये न्यूरो एटिपिकल, ये हम लोग कर रहे हैं, भगवान नहीं कर रहे। तो जो है वो स्वीकार्य है, वो हमारा सबसे अच्छा, सबसे सुंदर है, ठीक है। तो दिस इज माई टेक होम मैसेज फॉर ऑल। बहुत थैंक ही यू। लवली था दीदी, जो लास्ट बार बिट जो आपने बोला बहुत ही हाँ प्यारा था। और मेरा ख्याल है कि सारे जो न्यूरो डाइवर्जेंट जो पेरेंट्स हैं, हाँ, मेरे जैसे स्पेशल नीड्स लोगों को ये बात बहुत अच्छी लगेगी, बहुत ज्यादा अच्छी देखो लगेगी। न्यूरो डाइवर्जेंट है बट हम लोग इमोशनली डाइवर्जेंस को, तो इमोशनल डाइवर्जेंस तो हम लोग सब फेस कर रहे हैं आज की डेट सब में, फेस कर रहे हैं, और कर रहे हैं ना। एक्सेप्टेंस और उसकी वजह एक्सेप्टेंस से बहुत जो जरूरी है। जो न्यूरोटिपिकल हैं उनके भी बहुत एटिपिकल बिहेवियर्स आ रहे हैं। बिल्कुल, और क्या। इंटेलिजेंस बिल्कुल इंटेलिजेंस सही आ रहा बात। है, अब्यूज आ रहा है, निगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, बहुत सारी जी। बातें हैं जो कि हम लोग कभी डिस्कस भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि ऑलवेज चरे वेती अपना इफर्ट डालते रहो, ऊपर वाले को समर्पित करते रहो, भगवान को अर्पित करते रहो, जो दिया उसको खुशी से स्वीकार करो, क्योंकि आपने ऐसा जो नहीं आज है। बताया है वो तो हाँ, मैं सारे ये पेरेंट्स से शेयर ये करती हूँ। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये सिलसिला जरूर चलाइए, चले हम लोग जरूर कोशिश करें, क्योंकि बिल्कुल। आप सिर्फ बता नहीं रही हैं, जबकि उसमें कुछ ऐसी चीजें भी ऐड कर रही हैं जो शायद स्पेशल नीड्स पेरेंट को बहुत जरूरत है, और नहीं, एज अ मदर, एज अ पेरेंट सारे लोगों को बहुत जरूरत हाँ बेटा, एज अ डॉक्टर, एज अ मदर, एज अ मतलब रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, और एज अ पर्सन, आई फील कनेक्टेड टू ऑल माई पेशेंट एंड ऑल है। माई नाइस, व्यूअर्स, सो नाइस ठीक ऑफ है। यू। तो जब तक हम कनेक्ट नहीं होंगे तब तक हम लोग शेयर नहीं कर सकते इक्वल लेवल पे। तो जी, हमें उस चीज को फील करके शेयर करना है, एंड आई एम विलिंग फॉर दैट। थैंक यू सो मच। फिर आपको हम लोग की मुलाकात होगी ही, और हम बिल्कुल, इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें करेंगे, क्योंकि ओवरवेलमिंग लिस्ट है मेरे पास जहां पर हम लोग को बहुत कुछ no डिस्कस करना problem, we can discuss one by one, and है। I will जी, learn also because I am not very versed in these, सो especially यू आर सो हम्बल, यू आर सो हम्बल दैट आई डोंट इवन हैव अ वर्ड। No, आई जस्ट this कैन is से दैट गॉड this is ब्लेस यू। our alma mater trait.
True, true. So हिमालय nice. पापा जी एंड इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय बिल्कुल. कनेक्ट है ये. बिल्कुल. I will share कि she is my senior in my. Yeah, definitely you share. We all share the same quality and same So perception I of life. might say that the sometimes Rupa Di because that's how I have been calling No her. problem, no problem, because that is true. Yeah, of course. You can connect to your senior and I can connect to my junior. There is no So problem. that was so nice Can of you share, and हाँ. extremely informative. और हमारे पास डॉक्टर सुरूपा शर्मा आएंगी फिर से और बहुत सारे सवालों के जवाब Yeah, देंगे. we will connect. आज के लिए तो बहुत ही खास और जो लास्ट बिट था वो आई वुड से कि प्लीज जरूर देखिए आप लोग. थैंक यू सो मच. Okay. थैंक यू सो मच. Okay, bye. Thank गॉड ब्लेस. you. गॉड ब्लेस. God bless.